नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की अपडेट मिलती रहती है। तो भाई तारीख होगी 19 और 19 की सुबह की शुरुआत हम करेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट बातों के साथ जो एग्जाम में आनी है। आपने देखा होगा कि हमने फिलोसफीज को पहले भी करवाया, मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ रैपिडली। फिलोसफीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है, नॉर्मली 3-4 फिलोसफीज हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि उनका उद्भव कहाँ से हुआ, वो दी किसने, जो एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। फिलोसफीज एक प्रकार के मतलब भाई लिखित के लाज नहीं होते, मतलब ऐसे ही जो ना देखो अलग अलग दृष्टिकोण होता है सबका लाइफ के प्रति, तो वो कुछ एक ऐसे दृष्टिकोण होते हैं जो हम जो है बिना पढ़े ही अपना लेते हैं। तो फिलोसफीज कुछ उसी प्रकार के नियम होते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष की विचारधाराओं से प्रेरित हो जाते हैं और उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, वही फिलोसफी बन जाती है हमारी। जो कुछ एक इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे पहली जो फिलोसफी ना आदर्शवाद, ये हमें पता होना चाहिए इसका प्रवर्तक कौन था भाई। इसका प्रवर्तक था प्लेटो ने दी थी भाई आदर्शवाद की। आदर्शवाद का इनका मानना था भाई, आदर्श मान लो, उसको फॉलो कर लो, ठीक है। सुंदर शरीर की रचना इन्हीं की देन, इन्हीं की सोच है भाई, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। या सत्यम शिवम सुंदरम भी आदर्शवाद से जुड़ा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है, जो वाक्य है, वो कौन सी फिलोसफी से जुड़ा है, तो आप बता दोगे आदर्शवाद के साथ जुड़ा। इसका प्रवर्तक कौन था? प्लेटो इसका प्रवर्तक था। एग्जाम ओरिएंटेड बात है। इसके बाद एक जो फिलोसफी है व्यवहारवाद, या मैं कहूं प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद। व्यवहारवाद मतलब इनका मानना था कोई भी चीजें कोई भी काम होना वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये जो विचारधारा किसने दी थी? जॉन डीवी ने भाई। जॉन डीवी इसके प्रवर्तक थे भाई। प्रैग्मेटिज्म इंग्लिश में मैं बताऊं आपको, और हिंदी में मैं बताऊं व्यवहारवाद, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, 3 नाम है इसके, ठीक है। इनका ये मानना था कि कोई भी चीज़ हो ना प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रयोग के आधार पर आधारित होनी चाहिए, किसी दूसरे के मान के हमने एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि आप भाई आपने खली देख लिया उसकी तरह बॉडी, आपको खुद को प्रयोग करना अपने ऊपर कि ये संभव है या नहीं चीज़, ठीक है। ये आपकी व्यवहारवाद की विचारधारा थी। इसके बाद एक जो विचारधारा बनती है वो आपकी बनती है नेचुरलिज्म या मैं कहूँ प्रकृतिवाद मतलब नेचुरल चीजें। इसका जो प्रवर्तक था रूसो इसका प्रवर्तक था भाई। एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रकृतिवाद के जो है प्रतिपादक कौन थे? रूसो। ये प्रकृति को सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे कि मनुष्य को प्रकृति के हिसाब से जीना चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रकृति के हिसाब से जीता है तो प्रकृति उसको अच्छे रिजल्ट देती है, समझ गए ये। इसके बाद जो आपकी लास्ट बनती है जो फिलोसफी एग्जाम में आ सकती है, यथार्थवाद। ये फिलोसफी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, अरस्तु की ये देन है। अरस्तु की ये देन है यथार्थवाद। इनका मतलब था भाई जो हमारे सामने है ना वही सत्य है, जो आपकी नज़रों से दूर है वो असत्य है, यथार्थ रूप से जिसको आप देख सकते हो वही सत्य है। और ये जो है ना विचारधारा किसकी थी? अरस्तु की थी, ठीक है। एक वाक्य बहुत बार एग्जाम में आता है भाई, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन में वास करता है। ये वाक्य किसने दिया? प्लेटो ने। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, तो आप राइट किसको मानोगे? और नीचे ऑप्शन दे दिए जाए प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सिकंदर। तो अगर प्लेटो और अरस्तु दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप मानोगे आंसर प्लेटो को। अगर ऑप्शन में प्लेटो नहीं है, ओनली अरस्तु है, तो आप इसका राइट आंसर मानोगे अरस्तु को। बस दैट्स इट। एग्जाम ओरिएंटेड बात थी भाई, बता दी मैंने। इसके बाद जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 2 चीजें होती हैं भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ बोले तो वृद्धि और डेवलपमेंट बोले तो विकास। दोनों को ध्यान से सुन लो भाई। वृद्धि मतलब जो एक निश्चित एज तक हो। ग्रोथ एंड वृद्धि के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई। ग्रोथ बोले तो वृद्धि और डेवलपमेंट
विकास। दोनों के अंतर को समझ लो भाई। ग्रोथ जिसको आंखों से देख सकते हैं, जिसको आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ग्रोथ एक फिक्स एज तक होती है। आपने देखा होगा ना, जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो एक एज तक उसकी बॉडी में आप फुल ग्रोथ देखते हो, लेकिन एक एज के बाद बॉडी जो डाउन होनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ते हैं। डेवलपमेंट मेंटली रूप से मैच्योर होने का नाम है डेवलपमेंट। उसने सोचने समझने की क्षमता, सिचुएशन के प्रति फैसले लेने की क्षमता, ये दोनों बात समझ लियो भाई। ये पूरी उम्र भर चलता है डेवलपमेंट, पूरी उम्र भर। डेवलपमेंट हमेशा उम्र भर चलेगी, लेकिन ग्रोथ एक एज तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। और लड़कियां जो है ना 13 साल तक लड़कों से ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस ये ग्रोथ करती हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखना, ठीक है। लड़कियां शुरुआत में लड़कों से एडवांस होती हैं ग्रोथ में, उसके बाद लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं 13-14 साल के बाद, ठीक है। अब एक बात और भाई, देखो जब बच्चा जन्म लेता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी बड़े होने की जो सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है ना, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले उसने जन्म लिया तो उसको बोलते हैं शिशु अवस्था, शिशु अवस्था। फिर बाल्य अवस्था, फिर किशोरावस्था। ये 3 चीजें भाई समझ लो, फिर लास्ट में प्रौढ़ हो जाओ, ठीक है। शिशु अवस्था बेसिकली 1 से 5 साल होती है, ये 6 से 12 और ये 12 से 18। लास्ट में प्रौढ़ हो, जैसे जैसे बड़ा होता है चला जाता है प्रौढ़ अवस्था, इसको छोड़ दो, शिशु अवस्था। मैं कहूँ बच्चे की सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होती है? 0 से 3 साल तक सबसे तेज ग्रोथ होती है, याद रखना, शैशव काल में 0 से 3 साल तक। हाँ, कई बार एक चक्कर और पै जाओ भाई, 0 से 3 को ही मानते हैं शैशव अवस्था, और जो 4 से 12 बच गई ना उसको बाल्य अवस्था में काउंट कर लेते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन जो कॉमन सी बात है ना, 1 से 5, 6 से 12, 12 से 18, आप एग्जाम में देख लेना कौन सा नियर बाई ऑप्शन है। 1 से 5 आना जरूरी नहीं है, 1 से 3, 0 से 3 भी आ सकता, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 0 से 3 भी आ सकता है शैशव अवस्था में। लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि सबसे तेज ग्रोथ बच्चे की कब होती है? 0 से 3, ये पक्का। ये जब क्वेश्चन आ गया ना सबसे तेज, तो वहां पे 0 से 3 ऑप्शन मिलेगा आपको डेफिनेटली, पक्का। और बहुत बार एग्जाम में है, ये बात याद रख लियो भाई। और ये तीनों स्टेज ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और बना है भाई, मैं कहूं देखो एज, उम्र, किसी से पूछा आपने भाई फलाने को पूछ, मेरे से पूछोगे मेरी कितनी एज होगी, मैं कहूंगा आपको 28 होगी। मैं आप और थोड़ा डिफाइन करके बताऊं भाई, 27 साल 6 महीने 12 दिन, इतने वो होगा भाई, इतना बड़ा होगा मैं। अगर मैं आपको डेट ऐसे, मेरी उम्र ऐसे बता रहा हूं आपको, 27 साल 6 महीने 12 दिन, या आप किसी बच्चे से एज महीने सालों में पूछ रहे हो, तो इन एजों के भी अलग अलग नाम है, ठीक है। आपने किसी से महीनों सालों में एज पूछी तो उस एज का क्या नाम है, आपने उसके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम उसके आधार पे एज को देखा, उसका अलग नाम। तो मैं एजों के नाम बता दूं आपको कि उम्र आप किस हिसाब से पूछ रहे हो, या किसी का डाटा आप चेक कर रहे हो तो किस हिसाब से डाटा चेक करोगे, तो किस एज को क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहली एज काल कर्मिक आयु, काल कर्मिक आयु, काल कर्मिक आयु। ये जो एज है ना भाई, ये होती साल महीनों दिनों में बताने वाली, साल महीनों और दिनों में बताने वाली एज, कालानुक्रमिक आयु या कहो क्रोनोलॉजिकल एज। इसके बाद शरीर रचना संबंधित आयु, शरीर रचना संबंधित आयु, या जो एज हो ना ये हड्डियों की एज होती है भाई। हड्डियों को चेक किया जाता है, उसकी हड्डियों की एज कितनी होगी। अगर आपकी एज हड्डियों के अनुसार देखी जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? एनाटॉमिकल एज या कहो शरीर रचना आयु। इसके बाद दूसरी जो एज हो सकती है, और जो हड्डियां होती है ना उनकी जो एज देखी जाती है, उस विधि को क्या बोलते हैं वो जरूर याद कर लियो भाई, ओसोफिकेशन विधि, ओसिफिकेशन।
हड्डियों की जो एज देखी जाती है वो ओसिफिकेशन विधि कहलाती है भाई। हड्डियों की एज निर्धारित करने की जो सिस्टम है वो ओसिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद एक जो बचती है दैहिक आयु। दैहिक आयु ये कौन सी भाई? फिजियोलॉजिकल एज। फिजियोलॉजिकल ये कौन सी है भाई? ये हमारा भाई बच्चा जो है ना मिच्योर होना सेक्सुअल रूप से, समझ गए, वो देखा जाता है। फिजियोलॉजिकल जो उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ना इंटरनल, वो जैसे लड़कियों में देखा जाएगा भाई जो मासिक धर्म है उसकी सिस्टम शुरुआत हुई नहीं हुई या नहीं हुई मासिक धर्म की, या फिर जो लड़के हैं भाई नाइट फॉल की शुरुआत हुई या नहीं हुई, समझ गए जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। उससे क्या देखा जाता है? फिजियोलॉजिकल एज देखी जाती है। फिर आपकी बचती है कि मेंटल एज या मैं कहूँ मानसिक आयु। मानसिक आयु भाई उसकी बुद्धि की एज कितनी है? बुद्धि की एज कितनी है वो, बुद्धि की एज कितनी, वो इसका एक फार्मूला भी होता है भाई, बुद्धि लब्धि इसको बोला जाता है, बुद्धि वाली एज को। इसका फार्मूला होता है MA बटे आपका कालानुक्रमिक एज जो मैंने बताई आपकी CA और गुणा में 100 कर दो भाई, ये निकाली जाती है आपकी बुद्धि लब्धि का फार्मूला। ये मानसिक आयु अलग चीज है सॉरी, और बुद्धि लब्धि अलग। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। मानसिक आयु आपकी MA मेंटल एज कितनी है, अगर मैं पूछूं आपकी बुद्धि लब्धि कितनी, तो मेंटल एज को यहां रख दोगे, क्रोनोलॉजिकल एज को यहां रख दोगे, गुणा में 100 कर दोगे, आपकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी वो। समझ गए, इतनी सी बात, एग्जाम ओरिएंटेड बात थी, बता दी भाई मैंने। ठीक है, इसके बाद रैपिडली एक चीज और बता दूं, आपने मेरे सामने आ रही है वह भी बता दूं, बुक खोल रखी है मैंने। अलग अलग पर्सनैलिटी के टाइप बताए थे, अलग अलग ने अलग अलग डिवाइड किए थे, तो मैं स्पीडली वो बता दूं भाई आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई शेल्डन का क्लासिफिकेशन। शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया था, रिवीजन करवा दूं, वो बॉडी टाइप के आधार पे किया। देखो अलग अलग ने जो डिवाइड किया पर्सनैलिटी को, वो अलग अलग हिसाब से किया। सबसे पहले आप बात करें शेल्डन की। शेल्डन की इसने क्या करा, बॉडी टाइप के आधार पर देख लिया, सोमेटो टाइप देख लिया, बॉडी किस प्रकार की है। इसने तीन प्रकार बताए भाई, एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मेसोमार्फ। ये मैं आपको डिटेल में बता भी चुका हूं। मेसोमार्फ भाई, एंडोमार्फ मतलब अंडे आकार का गोल मटोला आदमी, एक्टोन मतलब एक्टिन मतलब दुबला पतला, मेसो एथलीट बॉडी। शेल्डन ने ये तीन बताए बॉडी टाइप के आधार पर। इसके बाद दूसरा हमने जो टाइप पढ़ा था क्रैसमरकृत जो वर्गीकरण है वो पढ़ा। क्रैसमरकृत ने सेम बताए थे लेकिन नाम अलग अलग टेक दिए। जैसे क्रैसमर ने क्या बताया था, क्रैसमर भाई इसने बताया एक तो पिकनिक डाल का व्यक्ति, पिकनिक। फिर दूसरा कौन सा बताया इसने, दूसरा बताया भाई एथलीट, एथलीट। तीसरा बता दिया उसने एस्थेनिक, एस्थेनिक। देखो ये सेम है सारे। एंडोमार्फ मतलब पिकनिक गोल मटोल सेम, एथलीट मेसोमार्फ शेल्डन वाला, एस्थेटिक एक्टिन दुबला पतला मतलब जिसके सांस की बीमारी हो रही हो, एस्थेनिक। समझ गए, ये भी मैंने बता दिए थे। इसके बाद इस जो आपका क्रैसमर था ना, इसने भी बॉडी टाइप के आधार पे बताए। फिर हमने पढ़ा था एक जुंग का, जुंग। इसने दो प्रकार के बताया भाई, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बोला जो अपना आप में खोया रहा है, एक्सट्रोवर्ट बोला जो सबके साथ घुल मिल के रहे, और बीच का एक और काट लिया बाद में इसने एम्बीवर्ट मतलब दोनों का मिक्सअप। भाई अपनी ससुराल चला जा रहा है उड़ तो आदमी हो जाए इंट्रोवर्ट, और मामा का जा रहा है उड़ एक्सट्रोवर्ट हो जाए, बोला दोनों का मिक्सअप सिचुएशन देख के जो अपने आप को बदल ले। इसने व्यवहार के आधार पर जो है पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया। इसके बाद हमने एक और पढ़ा था स्प्रेंगरकृत। स्प्रेंगर ने अलग अलग बताए थे भाई। स्प्रेंगर ने बता दिए 6 डाल के आदमी। कौन कौन से बताए थे याद दिला दूं। ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान प्रदान बोला भाई जिसको ज्ञान अच्छा हो वो ज्ञान प्रदान हो गए। फिर बताया सौंदर्य प्रदान, बोला भाई जिसको हमेशा सजने संवरने का शौक हो वो हो गया सौंदर्य प्रदान। फिर बता दिया अर्थ प्रदान, बोला भाई जो पीसा का चीचड़ हो वो अर्थ प्रदान हो गया। फिर बता दिया राजनीति प्रदान, जो हमेशा पॉलिटिकल बात करता हो वो राजनीति प्रदान व्यक्ति। फिर बता दिया धर्म प्रधान, जो रिलीजियस हो बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाला हो वो। और लास्ट में बता दिया सोशल समाज प्रधान, जो सामाजिक व्यक्ति हो नेता टाइप। समझ गए, स्प्रेंगर ने 6 बताए। इसके बाद हमने एक और पढ़ा था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने बॉडी द्रव के आधार पर डिवाइड किया, 4 प्रकार के बताए। कौन कौन से बताए थे फिर बता दूं। कफ प्रवृत्ति वाले जो बहुत ज्यादा
शारीरिक रूप से जो है ना शक्तिशाली हों, और संवेगात्मक रूप से इमोशनल वीक हों, और चुस्त हों परंतु चिड़चिड़े हों। कफ वाले मतलब चिड़चिड़ा, जुकाम हो जाती तो आप चिड़चिड़े हो जाओ, समझ गए, लॉजिक देखा करो। कफ शरीर में बढ़ गया तो जुकाम हो जाएगा और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, ना कुछ खाने ना जी करे ना कुछ और, ठीक है। और चिड़चिड़ा होगा वो व्यक्ति घना खतरनाक हो जाएगा भाई, मतलब चिड़चिड़ा चिंगरेड़ आदमी पीट दिया अगर, समझ गए ना। जिस तरह गां अगर चिंगर जाओ, अपने देसी भाषा में बताऊं तो वो बहुत चोट मार सकती है। तो उस हिसाब से लॉजिकल तरीका अपना लिया करो, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। फिर बता दिए काले पित्त वाले। काला पित्त वाला जो व्यक्ति हो ना वो शारीरिक रूप से और जो है ना इमोशनली रूप से कमजोर होगा और बहुत ज़्यादा निराशा, मतलब काला रंग हो गया भाई, दुख का, शोक का रंग, उसमें हर तरह की कमजोरी मिलेंगी, इतनी बात याद कर लियो। फिर बताया इसने पीले पित्त वाले। पीला जो आदमी होगा ना वो शारीरिक रूप तक तो कमजोर मिलेगा और संवेगात्मक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब माइंडेड खोपड़ी मिलेगी भाई आपने, इमोशनली रूप से स्ट्रॉन्ग, जी लिखड़ न आएगा लेकिन सोचेंगे गणी। इसके बाद बताया था अधिक रुधिर वाले व्यक्ति जो मस्त रहते हो हमेशा, एक ये टॉपिक में मैंने आपको रिवाइज करवा दिया भाई, ठीक है। और इसके बाद एक वर्ड है भाई एंथ्रोपोमेट्रिक। एंथ्रोपोमेट्रिक इसका मतलब वो है मानव शरीर को नापने वाले विज्ञान को जो है ना क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोमेट्रिक, ठीक है। आज मैंने ये बात आपने बता दी एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, आप मेरे को ना नीचे बता देना भाई कौन से टॉपिक में आपको समस्या हो रही, वहीं उठा लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से लगभग बातें कंप्लीट करवा दी, मसाज भी कल मैंने करवा दी, थेरेपी भी करवा दी। अब आपकी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, देखो एक आ रहा था लीवर के ऊपर कि लीवर का करवा दो प्लान एंड एक्सिस, दो प्रॉब्लम तो मेरे दिमाग में है भाई, कुछ एक कोरेक्शन है वो भी करवाएंगे, बेफिक्र हो। हाँ जिन्होंने बुक ले रखी है उसकी उनकी कोरेक्शन से रिलेटेड भी वीडियो भाई जल्द है, कल शायद दिन में मिल, आज दिन में मिल जाओगा, नहीं तो कल मिल जाओगा। आपने कोरेक्शन के को लेकर भी एक वीडियो बनाना है, ठीक है। और अपने क्वेश्चंस वीडियोज़ में भी कुछ एक कोरेक्शन। एक बात और बता दूँ भाई, पता है कई बार कैसे मैसेज आते हैं, कई बार कैसे कॉमेंट आते हैं वीडियो के नीचे कि सर आपने 4 गलती करवा दी, अगर आप अब इनको ठीक करवा दो कहीं पेपर में, चारों आ जाए हम फेल हो जाएं। भाई कोई भी बुक उठा लो, हर बुक में आपने गलतियां मिलेंगी, अगर गलतियां का पेपर सेट हो गया ना पूरा तो फिर कोई पास नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन आपको पता है वो चारों गलतियां हैं तो आप तो वहाँ पे गलतियां नहीं करोगे, ये तय है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बेसिक सी बात भाई, मैं अकेला व्यक्ति हूँ, कितनी गलतियां सोच सकता हूँ। अब कई बार क्या होता है, मैंने आपको आज पढ़ा दिया ना ये स्पोर्ट्स थेरेपी पढ़ा दी, इंजरी की थेरेपी, कल को मेरे पास मैसेज आ गया तो मेरे को फिर ढूंढनी पड़ी, क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रह सकती भाई, गलतियां होती हैं, पता लगने के बाद ठीक भी करवाई जाती है। आपका फर्ज बनता है नीचे वीडियो के नीचे कॉमेंट करने का, और बेफिक्र रहें, बिल्कुल आपकी एक एक करेक्शन को ठीक करवाया जाएगा। और लास्ट के कुछ एक दिन है भाई, नीचे कमेंट कर दो जहाँ भी करेक्शन लग रही हो, 2 दिन रहेगी मैं करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेफिक्र रहें भाई, सारी जो गलतियाँ है ना वहीं क्वेश्चन नहीं बनने पेपर में आता है, एक आधी आ सकती है यार, एक आधा तो मैंने आता हुआ क्वेश्चन भी ठीक करके गलत करके आ जाते हैं कई बार, ठीक है, मेरे साथ हुआ है ये। मैं 2015 का स्टेट था, उसमें 1 नंबर से रह गया था, 89 नंबर थे मेरे, एसएस आती थी फिजिकल में, उसके बाद मैंने 5 स्टेट कर दिए। बेफिक्र हो, फिर भी मैं घर ही हूँ, अभी भी कहीं पे ज्वाइन नहीं कर रखा मैंने, ठीक है। 89 नंबर पे रह गया था, सोच के देखिए। और 1 नंबर की मैंने नकल मारी थी दूसरे की, खुद तुक्का मारता शायद 90 हो जाते, और मैं भी फिर कहीं डिप्पी लगा होता हरियाणा में। तो होता है ऐसा कई बार, बेफिक्र हो, पॉजिटिव रहो भाई। देखो मैं एक क्वेश्चन गलत हो गया और आप ये सोचो कि मेरी वजह से आप रह गए, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी बुक उठा लो, हर बुक में गलतियां हैं और सारी गलतियों का ही पेपर सेट नहीं होना, ये बात पक्की है। एक आध आ जाएगी तो ठीक भी कर लोगे आप, क्योंकि आपको पता, आप करेक्शन देखते हो तो कर दोगे उसको ठीक, ठीक है। और अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।